आदाब। आज जिस किताब से मैं आपको कुछ पढ़कर सुना रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद साहब का आखिरी मुकम्मल नावल गौदान। गालिबन 1936 में उन्होंने ये नावल मुकम्मल किया और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये उनका आखिरी मुकम्मल नावल है जो शाया हुआ उनकी ज़िंदगी के बाद। गौदान 1936 में पब्लिश हुआ और लिखा गया उस वक्त जो बरसग़ीर में एक फ्यूडल सिस्टम राइज था, उसके पस मंज़र में किसानों की जो हालत थी उस पर ये कहानी की बुनियाद रखी गई। जो तफरीक है और जो फ्यूडल सिस्टम से जो और कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम, जैसे मुंशी साहब का ये बेसिक जो लिखने की आर्क बनी वो हमेशा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रही। द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स उनको कहा जाता है बरसग़ीर में, मेरी उनसे निस्बत है उनकी लिखाई से। तो ये सवाल भी बख्शता है और तहक़ीक़ अता करता है और तहक़ीक़ के बाद मुशाहिदा अता करता है और आप बहुत से मसाइल के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। बहुत कुछ इसमें खूबसूरत है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आज जो मैंने एक इक़्तिबास चुना है पढ़ने के लिए, उसमें जो मुझे बहुत दिलचस्प बात लगी वो ये कि एक ऐसे मर्द और औरत के रिश्ते के ऊपर मबनी है जहाँ पर दोनों मार्क्सिस्ट हैं, द कम्युनिस्ट हैं और प्रोग्रेसिव हैं। अपनी एक आसाइश भरी ज़िंदगी को त्याग कर तर्क करके वो एक आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जो किसानों की बदहाली है उसमें उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो ये जज्बा है उसके बीच में उन दोनों के बीच जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, ये इक़्तिबास उस पर एक कमेंट करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो औरतें बहुत लिबरल या खुद मुख्तार या फेमिनिस्ट होती हैं, उनके उनका दिल इतना गुदाज नहीं होता या उसमें इतनी नरमी नहीं होती या उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हाँ मोहब्बत जैसा एक लतीफ़ और एक हसास जज्बा जो है वो पनप सके। ये इक़्तिबास न सिर्फ उसकी नफ़ी करता है बल्कि उसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू हमें दिखाता है। तो इस इक़्तिबास में ऐसे दो लोग जो कम्युनिस्ट हैं और लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो मोहब्बत जो उन दोनों के बीच है उस पर एक बातचीत करते। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी जवाहरात से जड़े हुए गहने पहने नीचे सुरों में गा गा कर चांद और तारों और बलूदगी की हालत में सर झुकाए हुए पेड़ों को अपना रक्स दिखा रही थी। मेहता कुदरत की मतवाली खबन पर जैसे मस्त हो गए, गोया उनका बचपन अपने सारे खेलों के साथ लौट आया। पेट पर कूदते और दौड़ते हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो। मालती ने कहा, पानी में ना खड़े हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है कि तैर कर नदी के उस पार चला जाओ। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं ना जाने दूंगी। तुम मेरे साथ न चलोगे उस सुनी बस्ती में जहाँ सपनों का राज है? मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा, आओ एक नाव बनाएं और उस पर बैठ कर चलें। वो बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल खड़ा। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काट कर जमा की। किनारे पर सरबत उगा हुआ था, वहाँ जाकर एक गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर रस्सी बटने लगे। ऐसे खुश गोया बहिश्त जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियाँ चढ़ गईं, खून निकला। मालती नाराज़ हो रही थी और बार बार गाँव वापस जाने के लिए इसरार कर रही थी, मगर उन्हें कोई परवाह न थी। वही बच्चों की सी खुशी, वही अल्लड़पन था, वही हट थी। फ़लसफ़ा और साइंस सभी उस बहाव में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाऊ का बड़ा सा तख्ता बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थी। उसके सुराखों में झाऊ की पत्तियाँ भर दी गईं ताकि पानी ऊपर ना आए। नाव तैयार हो गई। रात और भी ख्वाब आलूद हो गई थी। मेहता ने नाव को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बैठो। मालती ने डरते हुए कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल सकेंगी? मेहता ने फलसफियाना तबस्सुम से कहा, जिस नाव पर बैठे हुए हम लोग ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर रहे हैं वो तो इससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है मालती। क्या डर रही हो? डर किस बात का जब तुम साथ हो?
सच कहती हूँ, अब तक मैंने बिना किसी की मदद के मुश्किलों को सर किया है, अब तो तुम्हारे साथ हूँ। दोनों उस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ ही के एक डंडे से उसे खेना शुरू किया। तख्ता टगमगाता हुआ पानी में बह चला। मालती ने इस दिल से एक खतरे का ख्याल दूर करने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, देहाती जिंदगी के आदी कैसे हो गए? मैं तो ऐसा तख्ता कभी न बना सकती। मेहता ने उसे चाहत भरी निगाहों से देखकर कहा, शायद ही मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। कुदरत से मस होती ही जैसे मुझ में नई जिंदगी सी आ जाती है, रग रग में जुम्बिश होने लगती है। एक एक चिड़िया, एक एक जानवर जैसे मुझे खुशी की दावत देता हुआ मालूम होता है, जैसे भूले हुए सखों की याद दिला रहा। वो खुशी मुझे और कहीं नहीं मिलती मालती, मौसीकी के रुलाने वाले रागों में भी नहीं, फलसफा की बुलंद परवाज़ों में भी नहीं। जैसे ये सब मेरे अपने सगे, कुदरत के बीच में पड़कर जैसे मैं अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे परिंद अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। दफतन मालती ने आज़ुर्दगी से पूछा, और मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आती? महता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती, बार बार आती, खुशबू के एक झोंके की तरह, तसव्वुर के एक अक्स की तरह, और फिर गायब हो जाती। दौड़ता हूँ कि तुम्हें हाथों से जकड़ूं, मगर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम हवा हो जाती है। मालती ने मजनूनाना कहा, मगर तुमने इसका सबब भी सोचा या समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा और बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का घर खड़ा करना चाहता हूँ वो नापायदार है। ये कोई बड़ा महल नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी अकेली कुटिया है, मगर इसके लिए भी तो कोई मुस्तकिल बुनियाद चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे रूठते हुए कहा, ये झूठा हमला है। तुमने मुझे हमेशा इम्तिहानी नज़रों से देखा, कभी मोहब्बत की निगाहों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि औरत इम्तिहान नहीं चाहती, बल्कि मोहब्बत चाहती है? इम्तिहान के औसाफ को अयूब और हुस्न तज बनाने वाली चीज़ है, मोहब्बत उसके बरक्स कर दिखाती। मैंने तुमसे मोहब्बत की तो मैं ख्याल ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई ऐब है, मगर तुमने मेरा इम्तिहान लिया और तुम मुझे शौक़ और न जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ मुझे कह लेने दो। मैं क्यों शौक़ थी? इसीलिए कि मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली जो मुझे मुस्तकिल और मतीन बनाती। अगर तुम अपने आप को इसी तरह मेरे लिए वक्फ कर देते जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो आज तुम मुझ पर ऐसा नामुनासिब हमला न करते। मेहता ने मालती के रूठने का लुत्फ उठाते हुए कहा, तुमने मेरा इम्तिहान कभी नहीं लिया, सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। जज्बे में ना हो मालती, मोहब्बत करने से पहले हम सब इम्तिहान लेते हैं और तुमने भी लिया, दर पर्दा ही से। मैं आज तुमसे साफ कहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे हर रोज़ हज़ारों औरतों को देखता हूँ, सिर्फ तफरीही ख्याल से। और अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे अपनी तफरीह के लिए एक नया खिलौना नहीं समझा। मालती ने टोका, गलत कहती, मैंने कभी तुमको इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देवता बनाकर अपने दिल। मेहता ने बात काट कर कहा, फिर वही जज्बा। मुझे ऐसा अहम मामले में जज्बे को दखल देना पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस इनायत के काबिल समझा तो इसका यही सबब हो सकता है कि मैं भेस बनाने में तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। वरना जहाँ तक मैंने निस्वानी फितरत पर गौर किया है, औरतें मोहब्बत के बारे में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले तो स्वयंवर से मर्दों की आजमाइश होती थी, वही बात अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया है। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि खुद को सरापा तुम्हारे सामने रख दूँ और उसके साथ ही तुम्हारे दिल तक पहुँच जाऊँ। और मैं झूम झूम तुम्हारे दिल की गहराई में गया हूँ, मुझे जवाहरात ही है। मैं तफरीह के लिए आया और आज परस्तार बना हुआ। तुमने मेरे अंदर क्या पाया ये मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया, दोनों उतर कर उसी रेत के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर इसी रॉ में बोली, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कि अभी तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा
جو شاید ابھی تک تم نے نہیں دیکھا اور جسے میں نے بھی چھپایا ہے۔ اچھا مان لو کہ میں تم سے شادی کر کے کل بے وفائی کروں تو تم مجھے کیا سزا دو؟ مالتی نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا، اس کا مطلب نہ سمجھا، بولی ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ میرے لیے بہت اہم بات ہے، میں اسے ممکن نہیں سمجھتی۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بڑے سے بڑا مہاتما بھی ایک لمحے میں بھرشٹ ہو سکتا ہے۔ میں اس کا سبب کھوجوں گی اور اسے دور کر دوں گی۔ مان لو کہ میری عادت نہ چھوٹے، پھر میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا کروں، شاید زہر کھا کر سو رہوں۔ مالتی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیوں بتا؟ مہتا نے استقلال سے کہا، میں پہلے تمہاری جان لے لوں گا، پھر اپنی جان دے دوں گا۔ مالتی نے زور سے قہقہا مارا اور سر سے پیر تک کانپ اٹھی۔ اس کا قہقہا اس لرزش کے چھپانے ہی کے لیے تھا۔ مہتا نے پوچھا، تم ہنسی کیوں؟ اسی لیے کہ تم ایسے ہنسنے والے نہیں معلوم ہوتے۔ نہیں مالتی، اس بارے میں پورا حیوان ہوں اور اس پر لے جانے کا کوئی سبب نہیں دیکھتا۔ روحانی محبت اور ایثار آمیز محبت اور بے غرضانہ محبت جس میں آدمی خود کو مٹا کر صرف معشوق کے لیے جیتا ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا اور اس کے پیروں پر اپنی روح قربان کر دیتا ہے، یہ سب میرے لیے محض بے معنی الفاظ ہیں۔ میں نے کتابوں میں ایسی محبت کے قصے پڑھے ہیں جہاں عاشق نے اپنے معشوق کے لیے جان دے دی، مگر اس جذبے کو میں حقیقت کہہ سکتا، اطاعت کہہ سکتا، مگر محبت کبھی نہیں۔ محبت سیدھی سادی گائے نہیں بلکہ خونخوار شیرنی ہے جو اپنے شکار پر کسی کی آنکھ بھی نہیں پڑنے دیتی۔ مالتی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر محبت خونخوار شیرنی ہے تو میں اس سے دور ہی رہوں گی۔ میں نے تو اسے گائے ہی سمجھ رکھا تھا۔ میں محبت کو بدگمانی سے بالا تر سمجھتی ہوں۔ وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی چیز ہے۔ بدگمانی کی وہاں ذرا بھی گنجائش نہیں، اور ہنسنا تو بدگمانی ہی کا پھل ہے۔ وہ محبت روح کا پورے طور پر وقف کر دینا ہے۔ اس کے مندر میں تم آزمائش سے نہیں بلکہ عبادت ہی سے برتان پا سکتے ہیں۔ اٹھ کر کھڑی ہو اور تیزی سے ندی کی طرف چلی، جیسے اس نے اپنا کھویا ہوا رستہ پا لیا۔ ایسی زبردست تحریک کا اسے کبھی احساس نہ ہوا تھا۔ اس نے آزادانہ زندگی میں خود میں ایک کمزوری محسوس کی تھی جو اسے ہمیشہ متزلزل اور بے قرار رکھتی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی سہارے کی تلاش میں تھا جس کے ذریعے وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ خود میں اسے وہ سکت نہ ملتی تھی۔ دانائی اور کردار کی طاقت دیکھ کر وہ اس کی طرف راغب ہو جاتی تھی، پانی کی طرح ہر ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی تھی اور اس کی اپنی کوئی شکل نہ تھی۔ اس کی طبیعت ابھی تک کسی امتحان دینے والے متعلم کی سی تھی۔ متعلم کو کتابوں سے محبت ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے، مگر وہ کتاب کے انہی حصوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو امتحان میں آ سکتے ہیں۔ اس کی اول غرض امتحان میں کامیاب ہونا ہے، واقفیت حاصل کرنا اس کے بعد کا کام ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ممتحن بڑا رحم دل یا اندھا ہے اور متعلموں کو یوں ہی پاس کر دیا کرتا ہے تو شاید وہ کتابوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مالتی جو کچھ کرتی تھی وہ مہتا کو خوش کرنے کی اس کی غرض تھی۔ مہتا کی محبت اور عقیدت حاصل کرنا، ان کی دل کی رانی بن جانا، لیکن اسی متعلم کی طرح اپنی قابلیت کا یقین دلا کر قابلیت آ جانے پر ممتحن خود بخود اس سے مطمئن ہو جائے گا، اتنا صبر اس میں نہ تھا۔ مگر آج مہتا نے جیسے اسے ٹھکرا کر اس کی روحانی قوت کو بیدار کیا۔ مہتا کو جب اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جمی سے اس کا دل ان کی طرف جھک رہا تھا۔ اسے وہ اپنے شناساؤں میں قابل ترین معلوم ہوا۔ اس کی پاکیزہ زندگی میں عقل کی تیزی اور خیالوں کی مضبوطی ہی بہترین شے تھی۔ دولت و اقتدار کو تو وہ صرف کھلونا سمجھتی تھی جسے کھیل کر لڑکے توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں۔ صورت میں اب اس کے لیے کوئی خاص کشش نہ تھی، اگرچہ اسے بدصورتی سے نفرت تھی۔ اس کو تو اب عقلی قوت ہی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کا سہارا پا کر اس میں خود اعتمادی پیدا ہو، نجی ترقی کی تحریک میں اپنے میں طاقت آئی اور اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی واقفیت ہو۔ مہتا کی عظمت و دانائی سے اس پر اپنا سکہ جما دیا اور تب سے وہ اپنی اصلاح کرتی چلی آ رہی تھی۔ جس حرکت دینے والی طاقت کی اسے ضرورت تھی وہ مل گئی تھی، اور پوشیدہ طور پر اسے حرکت اور طاقت
दे रही थी। जिंदगी का नया म्यार जो उसके सामने था, खुद को उस तक पहुंचाने की कोशिश करती हुई और कामयाबी का एहसास करती उस दिन का तसव्वुर कर रही थी जब वो और मेहता एक से हो जाएंगे। आज ये तसव्वुर उसे और भी मुस्तकिल और मजबूत बना रहा था, मगर आज जब मेहता ने उसकी उम्मीदों को दरवाजे तक लाकर मोहब्बत का वो मीनार उसके सामने रखा, जिसमें मोहब्बत को रूहानियत और ईसार की बुलंदी से गिराकर मादी सतह तक पहुंचा दिया गया था, जहाँ बदगुमानी और हसद का राज है, तब उसकी पाक और साफ अक्ल को चोट लगी और मेहता से उसको जो अकीदत थी उसे एक धक्का सा लगा। जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद को कोई कमीनी हरकत करते हुए देखे। उसने देखा था कि मेहता की तेज़ फहमी मोहब्बत को हैवानियत की तरफ खींचे लिए जाती और उसकी फरिश्ता सिफती की जानिब से आंखें बंद किए लेती है। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ नादम होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठे मालती। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो गई।